Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एल के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बुद्धि में हम हार्वर्ड गार्डनर तक पढ़ चुके थे। पार्ट 2 में हम बिने के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम अल्फ्रेड बिने। बिने फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अल्फ्रेड बिने ने किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्या होता है। ये दोनों आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक बालक है, वह कक्षा 2 में पढ़ता है और है वह 6 वर्ष का। तो जितने वर्ष का है वह उसका वास्तविक आयु हो गया। ठीक है, 6 वर्ष का है, लेकिन प्रश्न जो है वो कक्षा 4 का हल कर देता है। पढ़ता है कक्षा 2 में, लेकिन प्रश्न जो है वह कक्षा 4 का हल कर देता है। तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 4 वर्ष होगी। ठीक, अगर मान लीजिए बच्चा 6 वर्ष का है और वह कक्षा 8 के प्रश्न को हल कर देता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 8 वर्ष होगी, जबकि वास्तविक आयु कितनी होगी? 6 वर्ष होगी। दूसरा पॉइंट है कि साइमन बिने स्केल किसने बनाया? तो साइमन बिने स्केल को अल्फ्रेड बिने ने बनाया 1905 में, और इसके द्वारा केवल और केवल विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि साइमन बिने स्केल से केवल विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है, और इसको बनाया कब गया? तो 1905 में बिने के द्वारा बनाया गया। अब यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि मानसिक आयु होती क्या है। एकदम आराम से जो है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, लिखा है कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस बालक ने 10 वर्ष की आयु के सामान्य बालकों के समान कार्य करने में सफलतापूर्ण कर लिया है, तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। ठीक है, जैसे बालक जो है कितने भी वर्ष का है, लेकिन वह 10 वर्ष वाले कितना काम कर ले रहा है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। यदि 8 वर्ष का बालक ऐसे कार्य कर लेता है जिसको 9 वर्ष का बालक कर पाता है, तो उस बालक की मानसिक आयु कितनी होगी? 9 वर्ष होगी। जैसे 8 वर्ष का बालक है, तो इसका वास्तविक आयु कितनी हो गई? 8 वर्ष। लेकिन यह 8 वर्ष नहीं, बल्कि 9 वर्ष वाले की, जो 9 वर्ष का बालक काम करता है वो भी कर लेता है। तो 9 वर्ष वाला काम कर लेता है, तो इसकी मेंटल एज यानी मानसिक आयु, यानी दिमाग उसका 1 साल ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसकी मानसिक एज भी जो होगी वो 9 वर्ष होगी। और वास्तव में तो वह वास्तविक एज कितनी होगी? 8 वर्ष का होगा। इसका अर्थ है मानसिक आयु किसी विशिष्ट उम्र में बालक की मानसिक परिपक्वता को बताती है। यही परिपक्वता मानसिक आयु का। जैसे मान लीजिए बालक 8 वर्ष का है, लेकिन 9 वर्ष वाले का काम कर दे रहा है, तो यह इसकी मानसिक परिपक्वता है। बालक जो है इसका मानसिक विकास या बुद्धि का विकास इसका बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो यह मानसिक परिपक्वता को ही हम मानसिक आयु कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और वह 10 वर्ष के सामान्य बालकों का कार्य पूर्ण कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। दशमलव को पूर्ण बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है बुद्धि लब्धि के सूत्र में। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि वास्तविक आयु किसी बालक का 8 वर्ष का है, लेकिन जो 10 वर्ष वाला बालक कार्य कर पाता है उसे यही 8 वर्ष वाला कर लेता है, तो उसकी मानसिक एज जो आपकी होगी वो 10 वर्ष होगी और वास्तविक आयु कितनी होगी? 8 वर्ष होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि जब हम बुद्धि लब्धि पढ़ेंगे आगे, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मानसिक आयु क्या है। जैसे मान लीजिए बालक एक है 8 वर्ष का। 8 वर्ष का बालक जो है काम कर लेता है 10 वर्ष के बालक वाला। तो 8 वर्ष का बालक जो है लगभग कक्षा 3 में पढ़ेगा, और जो 10 वर्ष का बालक है वो आपका जो है कक्षा 5 में पढ़ेगा। तो कक्षा 3 में हम बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाते हैं, लेकिन बच्चा है कक्षा 3 में और लगा ले रहा है क्या? बोर्ड मास लगा दे रहा है। तो इसका मतलब वो 3 वाला बच्चा 5 वाले बच्चे का काम कर ले रहा है। वह 3 वाला बच्चा 8 वर्ष का है, लेकिन 5 वाले बच्चे जो 10 वर्ष के होते हैं उतना काम कर ले रहा है। तो 8 वर्ष वाला बच्चा 10 वर्ष वाले बच्चे का काम कर ले रहा है, तो उसकी मानसिक आयु जो होगी वो 10 वर्ष होगी, और वास्तविक आयु जो होगी कितनी होगी? 8 वर्ष होगी। ठीक, तो यहाँ पे आप बिने के बारे में जान गए हैं कि मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? बिने ने किया है। और साइमन बिने स्केल को किसने बनाया है? बिने ने बनाया है, और विशिष्ट बुद्धि का मापन करने के लिए बनाया है 1905 में। और आपसे पूछता है कि बच्चों का या विशिष्ट बालकों का मापन करने के लिए सर्वप्रथम किसने स्केल बनाई? तो सबसे पहले स्केल बच्चों के बुद्धि को मापने के लिए अल्फ्रेड बिने ने 1905 में ही बनाई थी। और वयस्क की बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम वेस्लर ने जो है बुद्धि परीक्षण किया था। तो बच्चों वाला पूछेगा प्रथम तो अल्फ्रेड बिने 1905, और वयस्क वाला पूछेगा तो वेस्लर बताना है। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा पॉइंट इनका है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया भैया? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया। अब देखिए, इस एक कारक सिद्धांत के समर्थक तो सभी लोग हैं। बिने भी हैं, टर्मन भी हैं, स्टर्न भी हैं। अगर आपके ऑप्शन में बिने, टर्मन, स्टर्न तीनों हैं तो आप तीनों को सही मारेंगे, क्योंकि तीनों इसके समर्थक हैं। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अगर पूछा और तीनों ऑप्शन में है तो आपको तीनों टच करना है, और तीनों ऑप्शन में नहीं है तो आपको टच करना है केवल और केवल किसको? बिने की। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा? एक कारक का मतलब कहा कि बुद्धि एक कारक सिद्धांत, यानी बुद्धि जो है एक है, वह अविभाज्य नहीं है, अर्थात उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम बांट नहीं सकते, क्योंकि इसमें कई क्षमताएं होती हैं।
ठीक है। अर्थात बुद्धि सर्वशक्तिशाली मानसिक शक्ति है। जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक शक्तियां हमारे अंदर हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई मानसिक शक्ति है तो उसका नाम है बुद्धि, जो सभी मानसिक योग्यताओं पर एक छत्र राज करती है। यही इन्होंने गलत बात कह दी थी कि बुद्धि जो है सभी मानसिक योग्यताओं पर क्या करती है, एक छत्र राज करती है। इसलिए इस सिद्धांत को एक सत्तात्मक सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि बुद्धि एक छत्र राज करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर बुद्धि जो है एक चीज़ में तेज है, मान लीजिए गणित के विषय में तेज है, तो इनका कहने का मतलब है कि एक छत्र राज करने का मतलब वो बीजगणित, रेखागणित, अंकगणित, वेक्टर, विज्ञान, खेल, पढ़ाई लिखाई, हर जगह हुआ क्या रहेगी, तेज रहेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जो एक क्षेत्र में तेज हो सारे क्षेत्रों में तेज होगा? नहीं। तो इसलिए इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया कि बुद्धि एक छत्र राज नहीं करती, बुद्धि सभी जगह बराबर काम नहीं करती। इन्होंने कहा कि बुद्धि सभी जगह बराबर काम करती है, अर्थात आप अगर एक क्षेत्र में आगे हैं तो सभी क्षेत्र में आगे रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदी में तेज हैं तो आप गणित में भी तेज रहेंगे, विज्ञान में भी तेज रहेंगे, अंग्रेजी में तेज रहेंगे, खेलकूद में तेज रहेंगे, कला में तेज रहेंगे, साइंस में तेज रहेंगे, संगीत में तेज रहेंगे, हर जितने भी क्षेत्र होते हैं सभी में तेज रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक क्षेत्र में तेज हैं तो सभी क्षेत्र में क्या हो, तेज रहें। तो इसलिए इस सिद्धांत को क्या मान लिया गया, दोषपूर्ण मान लिया गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या एक सत्तात्मक सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना है कि अल्फ्रेड बिने ने दिया। अब इन्होंने एक कोटेशन बताया है कि किसी समस्या को पहले समझना होता है, फिर उसके विषय में तर्क करना होता है तथा फिर किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचा जाता है। यही बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कि बेटा 2 में 2 आप जोड़िए, तो सबसे पहले आप इसको समझेंगे। आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, समझेंगे। फिर आप तर्क वितर्क करके कहेंगे हाँ यार यही वाला निशान तो लगाना है, इसी को प्लस कहते हैं। अर्थात तब आप क्या करेंगे, तर्क करेंगे, और तर्क करने के बाद लास्ट आप एक निश्चित निर्णय पर पहुँचेंगे जिसमें आएगा क्या, 4 आ जाएगा। ठीक। आप यही सोचिए कि आपको कोई बिजनेस करना है तो आप वहाँ पे सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे, बुद्धि का। तो बुद्धि आपको मान लीजिए आपको एक बिजनेस करना है, आपको स्कूल खोलना है, तो सबसे पहले आप कार्य क्या करेंगे, स्कूल के बारे में सारी जानकारी को क्या करेंगे, समझेंगे कि स्कूल में कितने बैन होने चाहिए, कितनी गाड़ी होनी चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कमरे का माप क्या होना चाहिए, हमको कैसे मान्यता मिलेगी, हर चीज़ के बारे में सबसे पहले आप क्या करेंगे, समझेंगे। उसके बाद आप तर्क वितर्क करेंगे। तर्क वितर्क करेंगे कि भैया इतना पैसा लगेगा तो इतना पैसा आएगा कहाँ से, पैसा मान लीजिए आ गया तो मान्यता कहाँ से मिलेगी, हर चीज़ जो है आप तर्क वितर्क करेंगे। और तर्क वितर्क करने के बाद लास्ट में आप निश्चित निर्णय पर पहुँचेंगे कि हम इस कार्य को करें कि ना करें। तब आप उस कार्य को करना शुरू करते हैं। ये आपका है बिने का परिभाषा बुद्धि का। ठीक है। फिर अगला आ जाते हैं स्टर्न। तो देखिए स्टर्न एक अलग मनोवैज्ञानिक हैं जो बुद्धि से संबंधित हैं। इन्होंने बुद्धि लब्धि का आनुपातिक या भिन्नात्मक मान बताया। बुद्धि लब्धि को ही IQ कहते हैं। तो IQ का आनुपातिक या भिन्नात्मक मान मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को किसने बताया है, स्टर्न ने बताया है। और स्टर्न ने एक परिभाषा दी है बुद्धि की कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है या ढाल लेता है। जैसे आप कमा रहे हैं 5,000 रुपये, आप कमा रहे हैं कितना, 5,000 रुपये, तो आप खर्च कितना करेंगे, 5,000 से कम रुपए। तो यह किसके द्वारा समायोजित कर रहे हैं, आप ढाल ले रहे हैं, बुद्धि के द्वारा। आप 5,000 कमा रहे हैं लेकिन कभी भी आप 10,000 कमाने लगेंगे तो आपका खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन जब 10,000 कमाएंगे 10,000 से कम में ही आप खर्चा करेंगे। अर्थात बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। जैसे गर्मी एक अलग परिस्थिति है, गर्मी में लोग शर्ट पहन के घूमते हैं, ज्यों ठंडी आती है त्यों शर्ट के साथ स्वेटर भी क्या करते हैं, लगा लेते हैं। तो वो बुद्धि के कारण जानबूझकर अपने आप को क्या करते हैं, समायोजित करते हैं। यह परिभाषा स्टर्न ने दिया है। अगला मनोवैज्ञानिक है प्रोफेसर टर्मन। कौन है, प्रोफेसर टर्मन है, जो कहाँ के हैं, USA के हैं। प्रोफेसर टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। क्या दिया, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। और बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र जो है जिसमें 100 से गुणा है वह किसने दिया है, तो वह प्रोफेसर टर्मन ने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 किसने दिया है, तो प्रोफेसर टर्मन ने दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने स्केल। वहाँ पे देखिए साइमन बिने स्केल था जो अल्फ्रेड बिने ने बनाया था। यहाँ पे है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। तो देखिए स्टैनफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पे है, USA में है। और USA में अगर है तो USA के तो अल्फ्रेड बिने थे नहीं, अल्फ्रेड बिने जो थे वो फ्रांस के थे। तो स्टैनफोर्ड USA में है और स्टैनफोर्ड बिने स्केल USA से बना, तो बनाएगा कौन, USA वाला। और USA वाला है कौन, प्रोफेसर टर्मन। अर्थात प्रोफेसर टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने स्केल को बनाया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में है। उसके बाद दोस्तों देखिए आता है बुद्धि लब्धि सारणी या टेबल। तो देखिए बुद्धि लब्धि सारणी या टेबल को स्टर्न ने बनाया। किसने बनाया, प्रोफेसर स्टर्न ने बनाया। इन्होंने सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 70 और 70 दूनी कितना होता है, तो 140। 70 लिखेंगे, 70 दूनी 140। अब देखिए यहीं पे आप बता देंगे कि 70 से नीचे जिसकी भी बुद्धि लब्धि या IQ होगा वह जड़ बुद्धि अर्थात इडियट्स होगा।
और 140 से ऊपर जिसकी भी बुद्धि होगी वह जीनियस या प्रतिभाशाली बालक होगा। तो 70 और 140 आपको पता चल गया। उसके बाद दोस्तों आप कहाँ पे आ जाएंगे, 70 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 80, और 80 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90। उसके बाद 90 से 110 आप जान ही रहे हैं, तो 90 से 110 आने में आपको 20 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर 110 से 120 आने पे फिर 10 जोड़ना पड़ेगा, और फिर 120 से 140 जाने में फिर 20 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 70 से 80, 80 से 90, 90 से 20, 10 20 करेंगे तो आप पूरी लाइन को क्या करेंगे, पा जाएंगे। अब जब पूरी लाइन को आप पा जाएंगे तो 70 से नीचे वाले को आप जान गए जड़ बुद्धि है, तो 70 से 80 वाले को आप जान जाएंगे कि आ से शुरू होगा अल्प बुद्धि यानी दल होगा, और 80 से 90 वाला अब अल्प बुद्धि के आगे क्या होगा, मंद बुद्धि होगा। क्या होगा, मंद बुद्धि होगा, जिसे फीबल माइंडेड कहते हैं। उसके बाद 90 से 110 को हम लोग जान रहे हैं कि 90 से 110 क्या है, तो 90 से 110 सामान्य बुद्धि है, एवरेज है, ठीक है, एवरेज माइंड है। उसके बाद देखिए 140 से हम पीछे आएंगे 120 पे, तो 120 से 140 को हम प्रखर बुद्धि कहते हैं, तो केवल एक बुद्धि बचेगी जिसका नाम है तीव्र बुद्धि। तो हम जान जाएंगे कि 110 से 120 के बीच के बुद्धि को हम क्या कहते हैं, तीव्र बुद्धि कहते हैं। इस तरीके से सारी बुद्धियों को हमको याद करना है। प्रखर बुद्धि को सुपरियर बुद्धि कहते हैं, और तीव्र बुद्धि को एबव एवरेज कहते हैं, और प्रतिभाशाली को जीनियस कहते हैं, जड़ बुद्धि को इडियट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। और टर्मन ने एक परिभाषा दिया कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता को ही क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जैसे बुद्धि के द्वारा आप अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु कितना है, 12 वर्ष है। यानी 12 वर्ष वाला बालक जो है 15 वर्ष वाले बालक का कार्य क्या कर दे रहा है। मान लीजिए 12 वर्ष वाला बालक जो है 7 में पढ़ रहा है, और 15 वर्ष वाला बालक जो है 10 में पढ़ रहा है। तो जो बालक 7 में पढ़ रहा है वो 10 में पढ़ने वाले का काम कर दे रहा है। तो इससे आपको नहीं मतलब है, बस आपको जानना है कि मानसिक आयु कितना है, 15 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितना है, 12 वर्ष है। और पूछ रहा है कि वह जड़ बुद्धि होगा कि मंद बुद्धि होगा कि प्रखर बुद्धि होगा कि प्रतिभाशाली बुद्धि होगा। तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु करेंगे। मानसिक आयु आपका 15 दिया है और वास्तविक आयु कितना दिया है, 12, और गुणे 100 करते हैं तो IQ निकल जाता है। और काटने के बाद देखिए आएगा 125। अब 125 को इस सारणी में हम जाके देखेंगे तो 120 से लेकर 125 के बीच में आएगा प्रखर बुद्धि, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, प्रखर बुद्धि इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शिक्षा की आयु दे दिया है, जिसको स्कूलेस्टिक एज कहते हैं। तो शिक्षा की आयु कभी वैसे पूछा नहीं है, लेकिन कभी आपसे पूछ लिया कि शिक्षा की आयु क्या होती है, तो आप शिक्षा की आयु बताएंगे कि भिन्न भिन्न विषयों की आयु का योग बटे विषयों की संख्या को शिक्षा की आयु कहते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला शिक्षा लब्धि, जैसे बुद्धि लब्धि अलग चीज़ है और शिक्षा लब्धि क्या है, अलग चीज़ है। अगर शिक्षा लब्धि अगर आपसे कभी पूछ लिया तो शिक्षा का योग बटे शारीरिक आयु को ही शिक्षा लब्धि कहते हैं। और यहाँ पे देखिए बर्ट ने अपनी पुस्तक मानसिक तथा शिक्षा लब्धि परीक्षण में बुद्धि के आधार पर वर्गीकरण तथा शिक्षा की आयु एवं शिक्षा लब्धि को स्पष्ट किया। इसे विभिन्न बुद्धि परीक्षणों से मापा जा सकता है। तो ये शिक्षा की आयु और शिक्षा लब्धि पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन। तो दोस्तों देखिए चार्ल्स स्पीयरमैन जो थे उन्होंने बुद्धि का द्विकारक या द्वितत्व या द्विखंड सिद्धांत दिया। जैसे हम लोग पढ़े थे अल्फ्रेड बिने जो थे उन्होंने बुद्धि का एक कारक या एक खंड या एक तत्व सिद्धांत दिया। वैसे चार्ल्स स्पीयरमैन जो थे उन्होंने बुद्धि का द्विकारक या द्वितत्व या द्विखंड सिद्धांत दिया। और इसमें इन्होंने द्वितत्व में एक तत्व बताया जी कारक और दूसरा तत्व बताया यस कारक। और जी कारक को इन्होंने बताया कि जी कारक को जनरल फैक्टर कहेंगे जिसका नाम होगा जी कारक, और यस कारक को हम लोग स्पेशल फैक्टर कहेंगे या स्पेसिफिक फैक्टर कहेंगे जिसका हिंदी में नाम होगा विशिष्ट कारक। अब दोस्तों देखिए द्वि कारक में जो जी कारक होता है वह जन्मजात होता है, यह कारक सभी में होता है। ठीक है, अर्थात यह कारक आनुवांशिक क्षमता है जो सभी में पाई जाती है, लेकिन इसकी मात्रा सब में अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा भी हो सकती है तो किसी में कम हो सकती है। लेकिन जो यस कारक है वो जन्मजात नहीं होता है, यह कारक जी कारक या वातावरण से हम क्या करते हैं, अर्जित करना पड़ता है। ठीक, तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो जी कारक या सामान्य कारक है वह जन्मजात होता है, यह कारक सभी में होता है, अर्थात यह आनुवांशिक क्षमता है और यह सभी में पाया जाता है, बस इसकी मात्रा अलग अलग होती है। दूसरा है यस कारक, तो यस कारक जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है, यह कारक जी कारक या वातावरण से हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। अब देखिए जी कारक के उदाहरण क्या होते हैं। तो देखिए जी कारक के उदाहरण में पहला उदाहरण है तर्क शक्ति। तो देखिए दोस्तों तर्क शक्ति करने की क्षमता सब में होती है, बस किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन यह आनुवांशिकता से ही प्राप्त होती है, जन्मजात। ठीक है, माता पिता से तर्क करने की क्षमता बच्चों में आ जाती है। अब जिसके माता पिता तेज बुद्धिमान रहेंगे उसमें तेज तर्क शक्ति करने की क्षमता आएगी, जिसके माता पिता मंद बुद्धि रहेंगे उसमें थोड़ा कम तर्क शक्ति करने की क्षमता आएगी, लेकिन तर्क शक्ति करने की क्षमता आएगी सब में। अर्थात
जी कारक जितने भी हैं सब जन्मजात होते हैं और यह कारक आनुवांशिक क्षमता है और सब में अलग अलग पाए जाते हैं। वैसे ही दूसरा देखिए, ये भी मानसिक प्रक्रिया है, ये भी मानसिक प्रक्रिया, ग्रहण करने की शक्ति या स्मरण शक्ति या स्मृति, ये भी आपका क्या है, जी कारक है। स्मरण करने की शक्ति बुद्धि की योग्यता से ही आएगी, तो ये भी माता पिता तेज बुद्धिमान थे, स्मरण करने की क्षमता अधिक थी, तो बालक में भी स्मरण करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। माता पिता दोनों मंद बुद्धि थे, स्मरण करने की क्षमता कम थी, तो स्मरण करने की क्षमता बालक में भी कम होगी, लेकिन रहेगी जरूर, क्योंकि यह जन्मजात है, आनुवंशिकता से प्राप्त होती है। वैसे समस्या समाधान की क्षमता, तो देखिए दोस्तों, समस्या समाधान की क्षमता अभी जैसे 2+3 किसी को दे दिया जाए तो कोई बालक ऐसा होगा जल्दी से कर देगा और कोई बालक 2+3 को करने में ज़्यादा समय लेगा। अर्थात समस्या समाधान करने की क्षमता जो होती है ये भी एक मानसिक शक्ति ही है, और जितनी भी मानसिक शक्तियाँ हैं सब की सब हमको कहाँ से मिलती है, हमको जन्मजात आनुवंशिकता से प्राप्त होती हैं। और भले थोड़ा सा कम या ज़्यादा रहे, समस्या समाधान करने की क्षमता माता पिता में अगर तेज है तो बच्चे में तेज रहेगा, माता पिता में कम है तो बच्चे में भी क्या रहेगा, कम रहेगा। भले आप वातावरण से अर्जित करके उसको तेज धीम कर सकते हैं, लेकिन समस्या समाधान करने की क्षमता रहेगा जरूर। उसके बाद देखिए अधिगम की गति यानी सीखने की गति, तो सीखने की गति कुछ बच्चों की बहुत तेज होती है और कुछ बच्चों की थोड़ी धीमी होती है। तो सीखने की गति भी माता पिता के आनुवंशिकता पे ही निर्भर करता है। अगर माता पिता तीव्र बुद्धि के थे, तेज सीखने वाले थे, तो बालक भी तेज सीखेगा। माता पिता मंद बुद्धि के थे, धीमा सीखने वाले थे, तो बालक भी धीमा सीखेगा, लेकिन सीखेगा दोनों बालक, कोई तेज सीखेगा कोई धीमा सीखेगा। उसके बाद देखिए सामाजिकता, तो सामाजिकता को आप एक इस भाषा में भी ले सकते हैं कि नैतिकता। तो सामाजिकता हो गया या नैतिकता हो गया, ये सब भी बच्चों में जन्मजात पाया जाता है, भले किसी में ज़्यादा या किसी में कम पाया जाए, लेकिन जन्मजात पाया जाता है। आत्मरक्षा, तो देखिए हमने आपको बता दिया है कि कोई भी संवेग आने पर, जैसे भय नामक संवेग आने पर मूल प्रवृत्ति होती है पलायन, आप भाग जाएंगे वहाँ से। कुत्ते को देखे आपको भय आया, आप पलायन कर दिए, आपकी मूल प्रवृत्ति है कि वहाँ से आप भागेंगे। सांप को देखे आप पलायन कर दिए, आपकी मूल प्रवृत्ति है कि आप वहाँ पे भागेंगे। और यह आत्मरक्षा की प्रवृत्ति जो है जन्मजात मिलती है, हम यहाँ हमें इसको अर्जित नहीं करते। प्रेम व लगाव सब में होता है, थोड़ा कम या ज़्यादा सब में होता है, और यह जन्मजात मिलता है। यह भी आप कह सकते हैं कि या तो संवेग है या तो ये आप बच्चों की मूल प्रवृत्ति ही है। उसी तरीके से देखिए दूसरा है यश कारक। यश कारक जन्मजात नहीं होता है, यह कारक जी कारक या वातावरण से अर्जित करना पड़ता है, जैसे कैरियर का चुनाव या व्यावसायिक क्षमता। तो बताइए कैरियर का चुनाव जो है, क्या आप माँ के पेट से ही डिसाइड करके आते हैं कि हमको पुलिस बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है? नहीं, आप जब आते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जो है वातावरण जिस तरीके से आपको मिलता है तब वही आप फैसला लेते हैं कि हम यही बिजनेस करेंगे। अगर वातावरण दूषित मिल गया तो आप चरस गांजा शराब बेचने लगते हैं, और वातावरण अगर आपको सही मिल गया तो आप सही कैरियर का चुनाव करते हैं, पढ़ाई लिखाई वाले माहौल में रहते हैं और इंजीनियर डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। वैसे रुचियाँ भी आपकी कैसी हैं, यश कारक हैं, जो जन्मजात नहीं होती हैं। बताइए आप 10वीं पास करने के बाद क्या जन्म से पहले ही सोचे रहते हैं कि हम साइंस लेंगे कि आर्ट? नहीं, आप 10वीं पास करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारी रुचि साइंस में है कि आर्ट में है, तब जाके आप साइंस या आर्ट को क्या करते हैं, लेते हैं। वैसे ज्ञान तथा अनुभव भी जो होता है वो भी आपका क्या है, वातावरण से ग्रहण किया जाता है। बुद्धि जो है, बुद्धि जन्मजात आपको मिलती है, लेकिन ज्ञान या एक्सपीरियंस या पूर्व अनुभव जो होता है उसको हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, इसी वातावरण से ग्रहण करते हैं। जैसे एक ही केस को एक वकील या डॉक्टर के पास से दूसरे वकील या डॉक्टर के पास रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को हम वातावरण से अर्जित करते हैं। किसी के पास ज्ञान अधिक रहता है, किसी के पास अनुभव कम रहता है, किसी के पास अनुभव ज़्यादा रहता है। बाद में स्पीयरमैन ने इसी सिद्धांत में एक कारक और जोड़ा जिसे समूह कारक कहा जाता है, और समूह कारक में इन्होंने भाषा ज्ञान के बारे में बताया। तब इस सिद्धांत को त्रिखंड या 3 कारक सिद्धांत कहा गया। यह सिद्धांत विवादास्पद है, इसलिए द्विकारक सिद्धांत ही फेमस है, और त्रिकारक सिद्धांत या 3 कारक सिद्धांत को कभी नहीं पूछा जाता। वैसे ही अगले मनोवैज्ञानिक आपके हैं जिनका नाम है थर्स्टन। कौन है? थर्स्टन है। तो थर्स्टन में देखिए यहाँ पे आधा सा आ रहा है, तो इनका सिद्धांत का नाम भी है समूह कारक सिद्धांत। इसी समूह कारक सिद्धांत को कभी कभी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को कभी कभी बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको थर्स्टन एवं कैली ने दिया है। इन 3 नाम को सबसे पहले आपको याद रखना है कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। और समूह को ही, अब समूह कारक का मतलब है बुद्धि से बात हो रही है, तो बुद्धि को मानसिक योग्यता भी कहते हैं। तो मानसिक योग्यता जब समूह में होगा तो इसका मतलब बहुत सारी मानसिक योग्यताएं होंगी, अर्थात बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी किसने दिया है, थर्स्टन एवं कैली ने दिया है। अब बहुमानसिक का मतलब है कि बहुमानसिक योग्यताओं में पहला मानसिक योग्यता जो रहा होगा वो भी आया होगा। तो प्राथमिक मानसिक योग्यता कहिए चाहे बहुमानसिक योग्यता कहिए, दोनों सिद्धांत को दिया है थर्स्टन ने, या समूह कारक सिद्धांत कहिए उसको भी दिया है किसने, थर्स्टन ने। अब देखिए थर्स्टन ने बताया कि हमारी बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र है लेकिन समूह में काम करती है, इसलिए इसे समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको समझना है कि जो हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत,
ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं की या बौद्धिक क्षमताओं की समूह है, और उसमें लगभग 10 बौद्धिक क्षमता को उन्होंने बताया और कहा कि 10 बौद्धिक क्षमता जो है एक ही आदमी में विद्यमान रहता है, लेकिन एक के लिए अनुकूल होने के बाद वही एक जो है निखर जाता है, बाकी 9 क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कई मानसिक योग्यता से तो मिलकर बुद्धि बनी है, लेकिन सारी की सारी मानसिक योग्यताएं एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, लेकिन एक काम जो है समूह में करती हैं, इसलिए इसे समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं। कोई भी योग्यता अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती है, इसलिए किसी को मुख्य या मानसिक योग्यता नहीं कहा जाता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यता कहा जाता है। मतलब सब के सब जितने भी योग्यताएं हैं सब के सब अपने जगह पे क्या हैं, प्राथमिक हैं, सब के सब अपने जगह में फेमस हैं। किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि पहली मानसिक योग्यता जो है मुख्य मानसिक योग्यता है। क्यों? क्योंकि कोई भी मानसिक योग्यता जो है वो मुख्य नहीं होती है, कोई भी मानसिक योग्यता अकेले समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, इसलिए सभी मानसिक योग्यताओं को हम प्राथमिक मानसिक योग्यता ही कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता को क्या किया है, बताया है। तो 7 मानसिक प्राथमिक योग्यता को बताया है, तो इसमें से हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सातों हमको एक साथ दिखाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सातों एक साथ दिखाई देगा। तो थर्स्टन की 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, तो इनमें थर्स्टन की 7 मानसिक प्राथमिक योग्यताओं को याद करने के लिए आपको एक क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। एक उदाहरण के रूप में इस प्रश्न को याद करना पड़ेगा कि 10 रुपये की वस्तु को 20 रुपये में बेचा गया, लाभ बताइए। तो ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं कि भैया कोई भी मानसिक योग्यता अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती, इसलिए किसी को हम मुख्य मानसिक योग्यता नहीं कर सकते, इसलिए सभी को हम प्राथमिक मानसिक योग्यता कहते हैं। और यही प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत ही किसने दिया है, थर्स्टन ने किया। और ये भी बताया है कि जो कई मानसिक योग्यताएं हैं, जो 7 मानसिक योग्यताएं हैं, सब एक दूसरे से स्वतंत्र होकर काम करेंगी, लेकिन समूह में काम करेंगी। तो देखिए पहला जो मानसिक योग्यता है उसका नाम क्या है, भाषाई योग्यता। क्या है, भाषाई योग्यता। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 10 रुपये की वस्तु को 20 रुपये में बेचा गया तो लाभ बताइए, तो जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप बुद्धि की कौन सी प्राथमिक मानसिक योग्यता की बात कर रहे हैं, या कौन सी बहुमानसिक योग्यता की बात कर रहे हैं, या कौन से समूह कारक बुद्धि के मानसिक योग्यता की बात कर रहे हैं, तो आप भाषाई योग्यता की बात कर रहे हैं। आप भाषा का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अर्थात हिंदी भाषा का प्रयोग करके आप क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप भाषाई योग्यता का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्राथमिक योग्यता क्या है, शाब्दिक योग्यता, अर्थात आप इनके हर एक शब्द का मतलब समझेंगे। बताइए, अगर 10 रुपये की वस्तु को 20 रुपये में बेचा जाए तो लाभ बताइए। अगर आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि लाभ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे? नहीं। तो आपको इसमें से जितने भी शब्द हैं हर शब्द का अर्थ आना जरूरी है। अर्थात दूसरी जो होगी प्राथमिक मानसिक योग्यता, उसमें आप भाषाई योग्यता के बाद शाब्दिक योग्यता को परखेंगे। तीसरा है स्थानिक योग्यता। फिर तीसरी योग्यता जो है, जैसे मान लीजिए इसमें हमने अब जान गए शाब्दिक योग्यता जान गए, फिर स्थानिक योग्यता में हम लाभ बराबर जब भी लिखेंगे तब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखेंगे। कभी भी हम लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद हम प्रयोग करते हैं स्थानिक योग्यता का। मतलब स्थान को हम क्या देते हैं, महत्व देते हैं। अगर हम एसपी माइनस सीपी करेंगे तब तो लाभ का सूत्र होगा, अगर सीपी माइनस एसपी कर देंगे तो लाभ का सूत्र ना होकर क्या हो जाएगा, हानि का सूत्र हो जाएगा। अर्थात कुल मिला जुला के कहने की जरूरत मतलब ये है कि आपको स्थान को महत्व देना है। चौथा किसको महत्व देना है, देखिए आंकिक योग्यता का भी प्रयोग आप करेंगे तभी इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो देखिए 10 रुपया 20 रुपया, ठीक, तो 10 रुपया और 20 रुपया अर्थात आंकिक योग्यता के बारे में अगर आप नहीं जानेंगे तो बताइए क्या इस समस्या का समाधान आप कर सकते हैं? नहीं। उसके बाद देखिए 5वां है स्मृति योग्यता। स्मृति योग्यता मतलब स्मृति मतलब याद रखना। अतीत में जो कुछ भी आप पढ़े हैं या जो कुछ भी आपके साथ हुआ है दुर्घटना, उसको चेतना में लाना ही स्मृति कहलाती है। और स्मृति योग्यता, अब मैं सूत्र कहाँ से लिखा, क्योंकि यह मुझे याद था, मेरी स्मृति में था कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, इसको आप कहेंगे स्मृति योग्यता। उसके बाद लास्ट में आएगा तार्किक योग्यता। तो देखिए तार्किक योग्यता, समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे उसका तर्क करेंगे, तो तार्किक योग्यता आपका आ जाएगा भैया हमको लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी रखना है, एसपी की जगह पे हमको जो है 20 रुपया रखना है और सीपी की जगह पे हमको 10 रुपया रखना है। जब हम तर्क करेंगे तब जाके हम प्रत्यक्षण योग्यता यानी सवाल को सामने देखना या लगाना यानी प्रत्यक्ष रूप से सामने देखकर उसको हल निकाल लेंगे, भैया इसमें 10 रुपया लाभ आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि थर्स्टन की 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता आपको पता रहना चाहिए। पहला है भाषाई योग्यता, पहले आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हर एक शब्दों का मतलब आपको समझना है। जैसे लाभ निकालना है तो लाभ का मतलब समझना है। उसके बाद आपको सूत्र में स्थानिक योग्यता, स्थान को महत्व देना है। उसके बाद आपको अंकों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको स्मृति योग्यता यानी जो सूत्र आप लिखे हैं कहाँ से लिखे हैं उसकी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद आपको तर्क वितर्क करने की योग्यता होनी चाहिए और लास्ट में आपको प्रत्यक्षण योग्यता होनी चाहिए। तो ये सातों के सातों एक क्रम से आपको लिखने हैं, किसी को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसी को बुद्धि बराबर अगर VWS यानी MRP लिखा है तो इसका मतलब यह बुद्धि के प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो थर्स्टन ने दिया है उसी को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आएगा थॉर्नडाइक। तो देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।